नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑडियो बुक सीरीज में। यह ऑडियो बुक 31 सर्वश्रेष्ठ कहानियां जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, इस किताब से लिया गया है। आज की कहानी का शीर्षक है पूस की रात। इस ऑडियो बुक को आवाज दी है मैंने, यानी आपके दोस्त अफजल वत्स ने। तो चलिए ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ 2 रुपए रखे हैं, उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे देगा तो कंबल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेगा, बला तो सर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए अपनी स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करते बोला, दे दे, गला तो छूटेगा, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकती ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी से सुख की एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी करके एक एक पैसे काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ। उसका मस्तक अपने दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोलों पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहां क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहां हलवा पूड़ी तो खाने नहीं आ रहा था, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाया और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, और ये बेरहम पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं तो फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी ही चुका हूं। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया।
हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा ना गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर पर थपथपाकर उसे अपनी गोदी में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे मिला नहीं था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में जो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी, अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकने लगा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही छलक रहा था। 1 घंटे और गुजर गए। रात ने शीत को हवा से थकथकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपाने लगा। फिर भी ठंड कम ना हुई, ऐसा जान पड़ता था। सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सबेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं जा रहा है। उसने पास में अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियों को बटोर कर तापें। जब गर्म हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने कूं कूं कर सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार ने निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, आहा, कैसा अच्छी महक आई हुई है जबरा। तुम्हारे नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुर रहे थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश के बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए थे। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौके के समान हिलता चमकता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड ही लगती रहेगी। पहले यह उपाय ना सूझा।
नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा ना कराऊंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से ना कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, ऐसे सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जल उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जा रही थी, उसे आलस्य दबाए लेती थी। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहां, अब तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, ओ जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंडाए हुए बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहनीय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो लियो लियो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा जो झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर मणिता ने रस्सियों के भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रहा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारा यहां रखवाली करने से क्या फायदा हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूं। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा ना। तो ये थी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी, जिसका शीर्षक था पूस की रात। प्रेमचंद जी की खासियत यही थी कि वह अपनी सरल शब्दों में सब कुछ बयां कर देते थे। उनकी लिखने की शैली सचमुच ही बेहद अलग थी। ऐसी और स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। स्टोरी इनबॉक्स सुनते रहें, सुनाते रहें।